आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, हम प्रजामंडल आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका जो होगा डूंगरपुर प्रजामंडल। दोस्तों, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में होगी। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष भोगीलाल पांड्या होंगे। डूंगरपुर क्षेत्र में सर्वप्रथम जनजागृति फैलाने का कार्य भोगीलाल पांड्या के द्वारा किया गया है। अन्य कुछ व्यक्तित्व भी थे जिनके प्रयासों से यहाँ के लोगों में जनजागृति पैदा हुई। आइए आज हम नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं जिसका नाम है डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल स्थापना वर्ष 1944। संस्थापक सदस्य डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में भोगीलाल पांड्या, गौरी शंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी और एक हैं शिवलाल कोटड़िया। दोस्तों, डूंगरपुर प्रजामंडल स्थापना वर्ष 1944। संस्थापक सदस्यों में भोगीलाल पांड्या, गौरी शंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया। संस्थापक अध्यक्ष डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष थे भोगीलाल पांड्या। देखिए दोस्तों, डूंगरपुर क्षेत्र में सर्वप्रथम जनजागृति फैलाने का प्रयास भोगीलाल पांड्या के द्वारा किया गया था। हम भोगीलाल पांड्या के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले दो चार लाइनें देखिए। 1929 में गौरी शंकर उपाध्याय ने खादी का प्रचार शुरू किया। 1929 में गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा डूंगरपुर क्षेत्र में खादी का प्रचार शुरू किया गया। इसी प्रकार इन्होंने वाचनालय एवं सेवाश्रम स्थापित किए। डूंगरपुर क्षेत्र में वाचनालय एवं सेवाश्रम, वाचनालय अर्थात पुस्तकालय, और इन्होंने सेवक नामक समाचार पत्र निकाला। सेवक नामक समाचार पत्र निकाला। तो दोस्तों, एक बार दोबारा देख लीजिए। हम डूंगरपुर प्रजामंडल का अध्ययन कर रहे हैं जिसकी स्थापना 1944 में हुई। संस्थापक सदस्यों में भोगीलाल पांड्या, गौरी शंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया। संस्थापक अध्यक्ष थे भोगीलाल पांड्या। 1929 में गौरी शंकर उपाध्याय ने खादी का प्रचार शुरू किया। इन्होंने वाचनालय एवं सेवाश्रम स्थापित किए
और इन्होंने सेवक नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे भोगीलाल पांड्या और पांड्या के द्वारा डूंगरपुर क्षेत्र में जो भी गतिविधियां की गई, जो भी संस्थाएं वगैरह स्थापित की गई, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं भोगीलाल पांड्या की। भोगीलाल पांड्या भोगीलाल पांड्या इनका जन्म 1904 को सीमलवाड़ा डूंगरपुर में हुआ। भोगीलाल पांड्या का जन्म सीमलवाड़ा डूंगरपुर में हुआ, 1904 में हुआ। और ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। डूंगरपुर क्षेत्र में सर्वप्रथम जनजागृति फैलाने वाले। डूंगरपुर क्षेत्र में सर्वप्रथम जनजागृति फैलाने वाले। तो दोस्तों भोगीलाल पांड्या का जन्म 1904 को सीमलवाड़ा डूंगरपुर में हुआ। ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे और डूंगरपुर क्षेत्र में सर्वप्रथम जनजागृति फैलाई। 1919 इन्होंने 1919 में डूंगरपुर में आदिवासी छात्रावास की स्थापना की। आदिवासी छात्रावास की स्थापना की। 1919 को डूंगरपुर में आदिवासी छात्रावास की स्थापना की। इसके पश्चात 1935 ठक्कर बप्पा की प्रेरणा से हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। 1935 में ठक्कर बप्पा की प्रेरणा से हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। 1935 माणिक्यलाल वर्मा व गौरी शंकर उपाध्याय माणिक्यलाल वर्मा व गौरी शंकर उपाध्याय के सहयोग से बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। इसी प्रकार 1938 में डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की। दोस्तों हम भोगीलाल पांड्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं।
इनसे जुड़ी हुई गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पश्चात 1942 आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। भोगीलाल पांड्या ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इसी प्रकार डूंगरपुर सेवा संघ के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भोगीलाल पांड्या ने भाग लिया। डूंगरपुर सेवा संघ जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी, इसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इस दौरान उत्तरदायी शासन की मांग की गई। इस दौरान उत्तरदायी शासन की मांग की गई। तो दोबारा देखिए दोस्तों, भोगीलाल पांड्या, इनका जन्म 1904 को सिमलवाड़ा डूंगरपुर में हुआ। ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। डूंगरपुर क्षेत्र में सर्वप्रथम जनजागृति फैलाई। 1919 को डूंगरपुर में आदिवासी छात्रावास की स्थापना की। 1935 को ठक्कर बप्पा की प्रेरणा से हरिजन सेवा संघ का गठन किया। 1935 में माणिकलाल वर्मा व गौरी शंकर उपाध्याय के सहयोग से बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। 1938 में डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। डूंगरपुर सेवा संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस दौरान उत्तरदायी शासन की मांग की गई और इन्हें बागड़ का गांधी कहा जाता है। दोस्तों, भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम भोगीलाल पांड्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भोगीलाल पांड्या 1944 प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष बने। 1944 में प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष बने। 1946 प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने। दोस्तों, 1946 में डूंगरपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष से भोगीलाल पांड्या बने। इस अधिवेशन में जुगल किशोर चतुर्वेदी, हीरालाल शास्त्री व मोहनलाल सुखाड़िया शामिल हुए। 1946 में डूंगरपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष से भोगीलाल पांड्या बने और इस अधिवेशन में जुगल किशोर चतुर्वेदी, हीरालाल शास्त्री और मोहनलाल सुखाड़िया ने भाग लिया अथवा शामिल हुए। और अधिवेशन में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। इस अधिवेशन में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। इसके पश्चात
1965 डूंगरपुर जिला परिषद के अध्यक्ष बने। 1965 में भोगीलाल पांड्या को डूंगरपुर जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। 1969 में इन्हें खादी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और 1981 जयपुर में देहांत हो गया। तो एक बार पुनः देखिए दोस्तों, 1944 में प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष बने। 1946 में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में हीरालाल शास्त्री, जुगल किशोर चतुर्वेदी, मोहनलाल सुखाड़िया ने भाग लिया। इस अधिवेशन में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। इसके पश्चात 1965 में ये डूंगरपुर जिला परिषद के अध्यक्ष बनाए गए। 1969 में खादी बोर्ड के अध्यक्ष बने और 1981 को जयपुर में इनका देहांत हो गया। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम प्रजामंडल से संबंधित जो गतिविधियां बची हुई हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, डूंगरपुर सेवा संघ जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी, उसके द्वारा डूंगरपुर के बालकों को शिक्षित करने के लिए अनेक पाठशालाएं स्थापित की गई। लेकिन डूंगरपुर रियासत के राजा द्वारा इन पाठशालाओं को बंद करवाने का आदेश दिया गया। उस समय महाराणा लक्ष्मण सिंह वहां के शासक थे। इसी प्रकार पूनावाड़ा गांव में एक विद्यालय संचालित था, उस विद्यालय में तोड़फोड़ की गई और उस विद्यालय के शिक्षक शिवराम को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी के साथ साथ इसमें एक पार्ट और होगा आपका रास्तापाल हत्याकांड। एक पार्ट और होगा जो कौन सा होगा, रास्तापाल हत्याकांड। तो दोस्तों इसके बाद देखिए, डूंगरपुर सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं स्थापित की गई। डूंगरपुर सेवा संघ के द्वारा डूंगरपुर क्षेत्र में पाठशालाएं स्थापित की गई। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने इसका विरोध किया। महारावल लक्ष्मण सिंह के द्वारा इसका विरोध किया गया। पूनावाड़ा गांव में संचालित पाठशाला में तोड़फोड़ की गई। पूनावाड़ा गांव में संचालित पाठशाला में तोड़फोड़ की गई और इस पाठशाला के शिक्षक शिवराम को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पाठशाला के शिक्षक शिवराम को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पश्चात इसमें एक बिंदु है रास्तापाल हत्याकांड। दोस्तों इसमें एक बिंदु और है, रास्तापाल हत्याकांड, और ये घटना घटित हुई 19 जून 1947। 19 जून 1947 इसकी डेट याद रखें। रास्तापाल हत्याकांड, यहां
आदिवासी बालकों के लिए एक विद्यालय संचालित था। एक विद्यालय संचालित था। इस विद्यालय का संरक्षक नाना भाई खाट और इस विद्यालय में एक शिक्षक थे जिनका नाम था सेंगा भाई। महारावल ने इस विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया। महारावल लक्ष्मण सिंह है, इनके द्वारा इस विद्यालय को बंद करवाने का आदेश दिया गया। आदेशों का पालन न करने के कारण सेंगा भाई के साथ पुलिस अधिकारी द्वारा क्रूरतम व्यवहार किया गया। क्रूरतम व्यवहार किया गया। कालीबाई व नाना भाई ने सेंगा भाई को बचाने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई। पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई और ये शहीद हो गई। देखिए दोस्तों, भील बालिका कालीबाई केवल 12 वर्ष की आयु में शहीद हो गई थी। केवल 12 वर्ष की आयु में शहीद हो गई थी और इनकी स्मृति में गैब सागर डूंगरपुर में काले पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई शिक्षा पुरस्कार दिया जाता है। कालीबाई के नाम से ही पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों एक बार पुनः रिवाइज करवा रहा हूँ। डूंगरपुर सेवा संघ के द्वारा डूंगरपुर क्षेत्र में अनेक पाठशालाएं स्थापित की गई ताकि यहाँ के लोगों को शिक्षित किया जा सके, अपने अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया जा सके। लेकिन डूंगरपुर का महारावल ये कभी भी नहीं चाहता था कि यहाँ के लोग शिक्षित हों और मेरी नीतियों का विरोध करें। इसी प्रकार की घटना पूनावाड़ा गांव में एक विद्यालय संचालित था, यहाँ तोड़फोड़ की गई और यहाँ के शिक्षक का नाम था शिवराम, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पश्चात प्रजामंडल और महारावल के मध्य आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक हत्याकांड है जिसका नाम है रास्तापाल हत्याकांड। 19 जून 1947 से यहाँ आदिवासी बालकों के लिए एक विद्यालय संचालित था। इसके संरक्षक नाना भाई खाट, शिक्षक थे सेंगा भाई। महाराज ने इस विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया लेकिन विद्यालय को बंद नहीं किया गया। इसीलिए सेंगा भाई के साथ पुलिस अधिकारी द्वारा क्रूरतम व्यवहार किया गया और इसे बचाने का प्रयास किया गया और कालीबाई भील बालिका जो केवल 12 वर्ष की आयु में शहीद हो गई। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो भील बालिका कालीबाई 12 वर्ष की आयु में शहीद हो गई।
भील बालिका कालीबाई केवल 12 वर्ष की आयु में शहीद हो गई। कालीबाई की स्मृति में गैब सागर डूंगरपुर में काले पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई। शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। और मार्च 1948 गौरी शंकर उपाध्याय के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ। तथा 1948 अर्थात एकीकरण के सेकंड चरण में डूंगरपुर का विलय हो गया। एकीकरण के सेकंड चरण में डूंगरपुर का विलय हुआ। इस प्रकार दोस्तों ये था आपका डूंगरपुर प्रजामंडल। इसके पश्चात आप जैसलमेर प्रजामंडल का अध्ययन करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व होंगे सागरमल गोपा। आज हमने डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित जुड़ी हुई घटनाओं के साथ साथ भोगीलाल पांड्या के बारे में भी अध्ययन किया है। भोगीलाल पांड्या के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं तथा उनके द्वारा डूंगरपुर क्षेत्र में जो भी प्रयास किए गए उन सभी का हमने अध्ययन किया है। तो आप निरंतर वीडियो देखते रहें। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कल।